ओके स्टूडेंट्स, हम लोग डिस्कस कर रहे थे तो डेल्टा सराउंडिंग का एक ही फॉर्मूला है, हर न्यूमेरिकल में वही फॉर्मूला यूज करना है। उसके बारे में कुछ डिस्कशन में कर देता हूं। अब डेल्टा सिस्टम के लिए हम बात करेंगे, अलग अलग टाइप के सिस्टम। डेल्टा सराउंडिंग जब भी निकालनी हो तो एक ही फॉर्मूला है, उसी से ही निकालेंगे। क्यू सराउंडिंग डिवाइड बाई टी सराउंडिंग। डेल्टा सराउंडिंग का एक ही फॉर्मूला है, यही यूज करोगे आप। क्यू सराउंडिंग और क्यू सराउंडिंग को माइनस क्यू सिस्टम लिख सकते हैं। क्यू सिस्टम बोलो या क्यू बोलो, बात तो एक ही है। और क्यू आप फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के न्यूमेरिकल में खूब निकाल चुके हो। क्यू सिस्टम या क्यू बोलो माइनस क्यू सराउंडिंग, डीक्यू सिस्टम माइनस डीक्यू सराउंडिंग, स्मॉल चेंज के लिए दीज आर ऑलवेज करेक्ट। किसी भी सिस्टम में होने वाली प्रोसेस के लिए बाकी सब कुछ सिस्टम के अलावा सब सराउंडिंग्स में है, तो बाउंड्री के अक्रॉस हीट जाएगी तो क्यू सिस्टम और क्यू सराउंडिंग की वैल्यू सराउंडिंग में जाएगी, तो क्यू सिस्टम और क्यू सराउंडिंग की वैल्यू बराबर रहेगी, इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन, एज पर साइन कन्वेंशन। अब मैंने इसको माइनस क्यू सिस्टम क्यों लिखा? क्योंकि क्यू की वैल्यू फर्स्ट लॉ से आप निकालने की आपको हैबिट है, तो इसलिए मैंने उस फॉर्मेट में लिख दिया। अब मैं बात करता हूं टी सराउंडिंग की। अगर सराउंडिंग का टेम्परेचर अलग से दे रखा है तो बहुत अच्छी बात है। जैसे मैंने अभी अभी एक एग्जांपल लिया था, पानी की एक पतीली को आपने कारगिल में रख दिया तो सराउंडिंग का टेम्परेचर मैंने -30 डिग्री सेल्सियस लिया था। मैंने क्लियरली बोल दिया उसमें, तो अगर वो न्यूमेरिकल में देता हूं तो फ्रीजिंग ऑफ वाटर इज थर्मोडायनेमिक प्रोसेस इन द एग्जांपल टेकन that we discussed a few minutes back. लेकिन टी सराउंडिंग और टी सिस्टम जरा समझने की कोशिश करें। मैं आपको एक सीधा तरीका बताऊं, बिल्कुल सीधा तरीका बताऊं कि टी सराउंडिंग की वैल्यू आपको नहीं दी हुई हो न्यूमेरिकल में, तो आप टी सिस्टम वाली वैल्यू टी सराउंडिंग की लेकर चल लें, तो आपका काम हो जाएगा एज फार एज डूइंग द न्यूमेरिकल्स। अब मैं आपको थोड़ा और डिस्कस करता हूं इसके बारे में। ये तो मैंने तरीका बताया। सराउंडिंग का टेम्परेचर ही नहीं दिया होगा। अब देखो, दो तरह की बाउंड्री हो सकती है सिस्टम सराउंडिंग के बीचों बीच, क्या तो एडियाबैटिक या फिर डायथर्मिक। अगर डायथर्मिक बाउंड्री है तो सिस्टम सराउंडिंग का टेम्परेचर अलग अलग रह ही नहीं सकता, क्योंकि सिस्टम सराउंडिंग के बीच हीट आ जा सकती है और हीट तब तक फ्लो करती रहती है जब तक थर्मल इक्विलिब्रियम ना हो। नेट फ्लो ऑफ हीट तब तक रहता है, उसको हीट करंट बोलते हैं फिजिक्स में ना। नेट फ्लो ऑफ हीट अक्रॉस ए पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन इज हीट करंट। जैसे नेट फ्लो ऑफ चार्ज अक्रॉस ए पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन इज इलेक्ट्रिक करंट। वैसे हीट करंट होता है जब हीट फ्लो होती है। तो चार्ज को भी क्यू से डिनोट करते हैं, डी क्यू डी टी, ये इलेक्ट्रिक करंट है, और डी क्यू बाई डी टी ही हीट करंट भी है। हीट करंट, ये इलेक्ट्रिक करंट। यहां पे क्यू का मतलब चार्ज है, यहां पे क्यू का मतलब हीट है। डिनोटेशन सेम रहता है, आप पढ़ोगे तो यू विल स्टडी इन फिजिक्स। कितनी हीट फ्लो हुई पर यूनिट टाइम, हीट करंट। कितना चार्ज फ्लो हुआ, कितनी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हुई पर यूनिट टाइम, इलेक्ट्रिक करंट। ओके, खैर नॉट ऑफ यूज at least now for us, and in chemistry no use at all heat current ka, it just came to my mind so I said.
स्मॉल इंफॉर्मेशन अबाउट इट। तो ये हो गया आपका टी सराउंडिंग। अगर डायथर्मिक बाउंड्री है तो इनिशियली टी सिस्टम और टी सराउंडिंग क्या रहेगा, बराबर रहेगा। तो जो इनिशियल बराबर रहना ही रहना है, क्योंकि इक्विलिब्रियम पे रहेगा सिस्टम, सिस्टम इक्विलिब्रियम पे रहेगा। डायथर्मिक बाउंड्री है तो सिस्टम के हर हिस्से में थर्मल इक्विलिब्रियम टेम्परेचर सेम, और सिस्टम सराउंडिंग का भी सेम। तभी तो वक्त के साथ चेंज नहीं हो सकता, और वक्त के साथ टेम्परेचर चेंज नहीं होगा तभी तो थर्मल इक्विलिब्रियम होगा। और थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम का होना मतलब थर्मल इक्विलिब्रियम का तो होना ही होना है। डन। तो ये हो गया टी सराउंडिंग। तो टी सराउंडिंग टी सिस्टम जो इनिशियल है उसके बराबर हम लोग बड़े प्यार से ले लेंगे, ठीक है। डायथर्मिक बाउंड्री है, ओके। अब हम बस डेल्टा सराउंडिंग का तो यही फॉर्मूला है, ये यूज करते रहना आप बार 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 बार। क्यू कैसे निकालते हैं? क्यू निकालने का तरीका फर्स्ट लो में आपने खूब सीखा। कभी क्यू डेल्टा यू के बराबर था आइसोबोरिक में, कभी क्यू डेल्टा एच के बराबर था आइसोबारिक में, कभी क्यू जीरो था एडियाबेटिक में, कभी क्यू माइनस डब्ल्यू के बराबर था आइसोथर्मल ऑफ सब आइडियल गैस की वाली में बात कर रहा हूं, या फिर जनरल फर्स्ट लॉस देखोगे तो किसी भी सब्सटेंस के लिए बात कर सकते हो। अब मेन चीज आती है, वो आती है डेल्टा एस सिस्टम कैसे निकाले। मेन गेम ऑफ, लिखो कैलकुलेशन ऑफ डेल्टा एस या डेल्टा एस सिस्टम, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट। कैलकुलेशन ऑफ डेल्टा एस सिस्टम। डेल्टा एस सिस्टम लिखो या सिर्फ डेल्टा एस लिखो? सर यस यस सर सर हम फर्स्ट लो में तो खाली क्यू निकालते थे, वो क्यू सिस्टम या क्यू सराउंडिंग ये कैसे पता? भाई सब कुछ इस सिस्टम का निकाल रहे थे, इंटर एनर्जी चेंज सिस्टम का। क्यू सराउंडिंग तो निकाल ही लोगे, क्यू सिस्टम x किलो जूल है तो क्यू सराउंडिंग माइनस x, वो तो ऑटोमेटिकली ऑब्वियसली पता है। अगर पूछते तो फर्स्ट लो में बता देते, पर पूछते नहीं है क्वेश्चन, वो तो बहुत ही आसान रहता है। क्यू सिस्टम आपको निकालना, डेल्टा यू सिस्टम, डेल्टा एस सिस्टम, क्यू सिस्टम, ये सब तो हम लोग निकालते हैं। और W तो वर्क डन ऑन द सिस्टम बाय द सिस्टम दोनों रहता है, तो वहां सिस्टम का नाम नहीं लेते हैं W के लिए, ऑन द सिस्टम बाय द सिस्टम नाम लेते हैं उधर W। अब डेल्टा एस सिस्टम कैसे निकालें, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब इसमें सॉलिड के लिए अलग, लिक्विड सिस्टम होगा तो अलग, गैस होगा तो अलग। अब गैस में आइडियल होगा और गैस में रियल गैस होगा। 95% न्यूमेरिकल तो इसी के ही होंगे। फेस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए अलग, केमिकल रिएक्शन के लिए अलग, इन सब के लिए बारी बारी देखेंगे, पर 95% न्यूमेरिकल इसी के ही होंगे। तो सबसे पहले उसी को देखते हैं। तो फर्स्ट डेल्टा एस सिस्टम फॉर आइडियल गैस। आइडियल गैस अपने इनिशियल स्टेट पे है और फाइनल स्टेट पे गई। फाइनल स्टेट पे प्रेशर P2, टेम्परेचर T2, वॉल्यूम V2, मोल तो उतने ही हैं, एंथैल्पी H2, एंट्रोपी S2, गिब्स एनर्जी G2, इंटर एनर्जी U2, और इनिशियल स्टेट पे P1, T1, V1, S1, H1, U1, G1, जो भी लिखना है लिख दो। क्लोज सिस्टम है, n तो फिक्स रहेगा। तो डेल्टा एस ऑफ आइडियल गैस सिस्टम कैसे निकालेंगे आप? स्टेट 1 टू स्टेट 2 जब जाएगा।
अब एस एक स्टेट फंक्शन है तो उसको फर्क नहीं पड़ता कि यहां से यहां कैसे गया है, बस इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट में पहुंचा है, चाहे रिवर्सिबली पहुंचे चाहे रिवर्सिबली पहुंचे। आप तो रिवर्सिबल मान के कैलकुलेशन कर लो, इरिवर्सिबल का भी वही आंसर होगा क्योंकि एस इज ए स्टेट फंक्शन प्रोवाइडेड इनिशियल एंड फाइनल स्टेट्स आर सेम। ब्यूटी है स्टेट फंक्शन की। तो डेल्टा एस आइडियल गैस के लिए मैं आपको फॉर्मूला बता रहा हूं, बाद में उसका डेरिवेशन करेंगे, पहले फॉर्मूला बता रहा हूं। फॉर्मूला याद होना चाहिए हर बच्चे को। एंट्रोपी के फॉर्मूलाज का बादशाह ये है जो अभी लिख रहा हूं। P1 बाई P2, वहां V2 बाई V1 था। ये वाला फॉर्मूला कब, जब टेम्परेचर एंड प्रेशर, टेम्परेचर एंड वॉल्यूम दे रखा है T1 T2 एंड V1 V2, यहाँ V2 बाई V1 है या T1 बाई T2 है। जब वॉल्यूम और टेम्परेचर दे रखे हो या पूछे हम, ये फॉर्मूला यूज करना है। यहाँ पे P1 P2 T1 T2 यानी कि टेम्परेचर एंड प्रेशर, यहाँ पे टेम्परेचर एंड वॉल्यूम दे रखे हो या पूछे हो, तब ये फॉर्मूला यूज करेंगे। डिपेंड करता है कैसा डेटा दे रखा है क्वेश्चन पे। प्रेशर टेम्परेचर वॉल्यूम सब दे रखे हैं, इतना एक्सेस में डेटा न्यूमेरिकल में नहीं देते हैं, कुछ भी कर लो आप। एक कंडीशन है सीपी सीवी फंक्शन ऑफ टेम्परेचर नहीं है, ये तो है ही इसमें, तभी इंटीग्रेशन के बाहर आता है ये, और सीपी सीवी इस फॉर्मूला में आता है। पहली बात, ये फॉर्मूला सिर्फ आइडियल गैस के लिए लगाना है, रियल गैस सॉलिड लिक्विड के लिए मत लगा देना। दूसरी चीज, कुछ मत दबाया कर तू। सीपी एंड सीवी आर नॉट फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। इन कंडीशंस के साथ ये डेरिवेशन हुआ है, इससे ये दोनों फॉर्मूला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हर बच्चे को याद होना चाहिए। आपको डायरेक्टली जेईई मेन और नीट में क्वेश्चन आएगा तो इसी पर ही आएगा, एंट्रोपी का, अगर न्यूमेरिकल आया। आईटीएस भी आएगा, उससे बाहर नहीं आएगा आपको। सर यहाँ पर आपने सीपी एंड सीवी के आगे क्या लिखा है? NCV ln T2 by T1 NR ln V2 by V1, नीचे है T2 by T1 plus NR ln P1 by P2। सर इफ T एंड B इसके नीचे मैंने लिखा है इफ टेम्परेचर वॉल्यूम आर गिवन तो ऊपर वाला फॉर्मूला यूज करो, इफ टेम्परेचर प्रेशर आर गिवन तो नीचे वाला फॉर्मूला यूज करो। ये दोनों डेरिवेशन तब आए हैं जब दो कंडीशन हमने रखी है, एक तो आइडियल गैस होनी चाहिए, n मोल ऑफ आइडियल गैस, दूसरा Cp एंड Cv आर नॉट फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, f ऑफ t नहीं है, क्योंकि इंटीग्रेशन के बाहर आएंगे तभी ये फॉर्मूला आएंगे। ये दोनों फॉर्मूलाज हर बच्चे को याद होने चाहिए। अब बहुत सारी प्रोसेस है, आइसोथर्मल, आइसोबारिक, आइसोकोरिक, किस किस के लिए फॉर्मूला लगाएं? कोई भी प्रोसेस में आइडियल गैस जा रही हो, सबके लिए यही फॉर्मूला लगाना है। आइडियल गैस एनी प्रोसेस लिखो, आइडियल गैस फॉर आइडियल गैस एनी प्रोसेस, चाहे एक प्रोसेस या 1000 प्रोसेस बीच में हुई हो, क्या फर्क पड़ता है? एंट्रोपी एक स्टेट फंक्शन है। टेक एडवांटेज ऑफ स्टेट फंक्शन, प्रॉपर्टी ऑफ स्टेट फंक्शन। फाइनल हमें P2 V2 T2 पता है, इनिशियल हमें P1 V1 T1 पता है, तो डेल्टा S तो निकलेगा यहां से।
के बीच में कुछ भी हुआ हो। लिखो इक्वेशन 1 and 2 for all processes of ideal gas. For all processes of ideal gas, रिवर्सिबल हो, इरिवर्सिबल हो, पॉलीट्रोपिक, आइसोथर्मल, आइसोबारिक, जो भी बोलो, ठीक है, सबके लिए। अब इसका डेरिवेशन कर लेते हैं। श्री गणेश की जगह से होता है dq by t, तो ds सिस्टम इज इक्वल टू dq सिस्टम जो फर्स्ट लॉ में है डिवाइड बाय t। du इज इक्वल टू dq प्लस dw। dq को लिख सकते हैं du माइनस dw। dq रिवर्सिबल du माइनस dw। dw p एक्सटर्नल dv होता है, लेकिन dw रिवर्सिबल में p एक्सटर्नल को pdv लिख देंगे, तो dq रिवर्सिबल आपका आ गया du प्लस pdv। आइडियल गैस किसी भी प्रोसेस में जा रही हो, du को ncv dt पक्का लिख सकते हैं, pdv। dt से T2 by T1 आ जाएगा और dv से V2 by V1 आ जाएगा। T और V की फॉर्म में हमने मामला लेके आना था फॉर्मूला में, मैं उसी की पेशकश कर रहा था, उसी का ही कोशिश कर रहा था कि dt और dv आ जाए तो T और V की फॉर्म में मेरा फॉर्मूला अपने आप आ जाएगा। तो dq को मैं क्या लिख सकता हूं, ncv dt प्लस pdv डिवाइड बाय t इंटीग्रेशन डेल्टा S ऑफ आइडियल गैस ncv dt बाय t इंटीग्रेशन कर देंगे। dt में t की लिमिट चढ़ाएंगे, t इनिशियल टू t फाइनल, ये हो गया p बाई t dv, v इनिशियल टू v फाइनल। लेकिन पंगा है इसमें यार, यहाँ dv है तो ये फंक्शन ऑफ वॉल्यूम होना चाहिए। अब हम लेंगे कंडीशन ऑफ आइडियल गैस। आइडियल गैस है तो P इज इक्वल टू nRT जिंदाबाद, तो P बाई T इज इक्वल टू nR बाई V, चिपका दो इधर nR बाई V, P इज इक्वल टू nRT से। अब मामला सेट हो गया। अब फंक्शन ऑफ nR तो कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, उसका क्या है, dt है तो t की लिमिट चढ़ाएंगे, dv है तो v की लिमिट चढ़ाएंगे इनिशियल स्टेट टू फाइनल स्टेट, ds है तो s की लिमिट चढ़ाएंगे s1 टू s2, तो डेल्टा s इज इक्वल टू s2 माइनस s1। ठीक है, अज्यूम कर लेते हैं, एक तो आइडियल गैस ले चुके हैं, P इज इक्वल टू nRT यूज कर चुके हैं। दूसरा NCV को बाहर ले लेता हूं तो CV नॉट फंक्शन ऑफ टेम्परेचर भी अज्यूम कर चुके हैं। अगर CV फंक्शन ऑफ टेम्परेचर दे रखा है तो यहीं से शुरुआत करो, हो जाएगा आपका काम जैसे कर रहे हो। डेल्टा S में NCV तो बाहर आ गया, 1 बाई टी dt का इंटीग्रेशन ln t, लिमिट पुट करूंगा तो ln t2 बाई t1 आ गया अपने आप। nr तो कांस्टेंट है, बाहर निकाल लो, dv बाई v का इंटीग्रेशन ln v, अब लिमिट पुट करूंगा तो v2 ln v2 माइनस ln v1 अपने आप आ जाएगा। हेंस द फॉर्मूला आ गया। फॉर्मूला सारे डेरिवेशन ds इज इक्वल टू dq बाई t से ही करेंगे। P इज इक्वल टू nRT यूज किया, देखा आपने, तो आइडियल गैस के लिए ये फॉर्मूला है। दूसरा
CV को इंटीग्रेशन से बाहर निकाला तो हीट कैपेसिटी CV इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। तो आइडियल गैस जिसमें हीट कैपेसिटी CV इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर है तो ही ये फॉर्मूला यूज करेंगे, अदरवाइज नहीं। जो कंडीशन मैंने लिखी थी वो यहाँ पे डेरिवेशन के टाइम पे अपने आप सामने आ जाता। अब आप ये भी बोल सकते हो सर आपने रिवर्सिबल की भी कंडीशन ली है। अरे भाई एंट्रोपी स्टेट फंक्शन है, मैं रिवर्सिबल के लिए डेरिवेशन किया है और मैं इरिवर्सिबल के लिए भी वही इनिशियल और फाइनल स्टेट 10 रिवर्सिबल 20 इरिवर्सिबल प्रोसेस करके भी घुमा फिरा कर फाइनल उसी स्टेट पे ले आए इनिशियल स्टेट से, तो डेल्टा एस की वैल्यू वही होगी। तो एक प्रोसेस ले जाओ 1000 से, क्योंकि मैकेनिज्म और पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता स्टेट फंक्शन का चेंज। इनिशियल फाइनल स्टेट वही लेते हुए कोई भी प्रोसेस मान लो, आपका आंसर डेल्टा एस का वही रहने वाला है। अब जो यहां पे CV है तो यहां पर V2 बाई V1 है। अगर यहां पर CP है तो यहाँ पे P1 बाई P2 है ना। यहाँ पे CP है तो P1 बाई P2, यहाँ CV है तो V2 बाई V1। इतना ही तो फॉर्मूला में फर्क है दोनों फॉर्मूलाज में। अब इसको और सेकेंड वाली इक्वेशन को यहाँ पे CP कर दो। Oh my God, today is bad luck.